नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र संदीप कुमार आप सबका इस अथर्व सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता है। और आज हम आपके साथ आए हैं एक टीजीटी के सिलेबस में, यूपी टीजीटी संस्कृत के सिलेबस में एक नवीन पुस्तक मतलब आपके ही सिलेबस में जो पुस्तक दी हुई है, कौन सी, किराता जो नियम। आज हम उस एक गद्य के बारे में, एक जो क्या है महाकाव्य है, इस महाकाव्य के बारे में हम कुछ आपसे चर्चा करेंगे। और आज हमारा विषय क्या है, किराता जो नियम के ही विषय पर हम आज आपसे बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह हमारे सिलेबस में, यूपी टीजीटी संस्कृत के सिलेबस में यह हमारी पुस्तक रखी गई है। तो रखी ही क्यों गई है, इसकी कुछ महत्ता होगी तभी तो रखी गई है ना। तो अब हम जानते हैं आज इस पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखा ना, इसमें कितना क्या है, क्या प्रधान है, क्या गौण है ना, और इसके लिखने वाले कब लिखे ना, उन सब के बारे में आज हम जानकारी ग्रहण करेंगे। फिर कल से हम किराता जो नियम की जो मूल पुस्तक है, हम कल से आपके सामने उसको लेकर के हाजिर होंगे और फिर हम मूल पुस्तक का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो आज की जो क्लास है, हम बोल सकते हैं क्या है, किराता जो नियम की जो भूमिका बन सकती है, जो उसकी भूमिका बन सकती है। तो आज की हमारी जो क्लास है उसकी भूमिका पर ही निर्भर है, क्या है, निर्भर है। यानी कि हम जो आज पढ़ाएंगे आपको वह कल के लिए आज क्या है, भूमिका है। तो चलते हैं अपने कहाँ पे, हम अपने यूपी संस्कृत टीजीटी के जो सिलेबस है उसमें पुस्तक में जो सिलेबस में जो पुस्तक है, कौन, किराता जो नियम, आज हम उसकी भूमिका पर अध्ययन करते हैं। ठीक है मित्रों। तो हमने कहा रोज वही शिवराज विजय पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा कुछ नया करते हैं, कुछ और पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, बच्चों को बताया जाए कि ये भी पुस्तकें हमारे सिलेबस में हैं, उस पुस्तकों में क्या क्या ज्ञान देना है वो तो हम आपको देने के लिए कल से तैयार रहेंगे। आज क्या है उसकी भूमिका हम आपको प्रस्तुत करेंगे आप सामने। ठीक है मित्रों, चलते हैं कहाँ पे हम, ठीक है मित्रों। अब हम इस पुस्तक का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, पहले हम ये जानते हैं। तो हम इस पुस्तक का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम टीजीटी की संस्कृत यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे उस टीजीटी के सिलेबस में यह हमें पुस्तक का जो प्रथम सर्ग है, कौन सा प्रथम सर्ग है, हमें उसका अध्ययन करना है। तो इसलिए आज हम इस पुस्तक की ओर रुख मोड़े हुए हैं कि चलते हैं आज हम इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं। तो जो किराता जो नियम है, तो इस पुस्तक के पहले हम इसके लेखक के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस पुस्तक के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, पहले हम इसके बारे में, फिर लेखक के जन्म, मरण, कब, कहाँ, कैसे थे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। फिर हम इस पुस्तक के बारे में आपसे वार्ता करेंगे। ठीक है, चलते हैं इस पुस्तक के लेखक की ओर। तो जो किराता जो नियम है, यदि इसको देखा जाए तो अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो यह एक क्या है, महाकाव्य है। क्या है, यह महाकाव्य है और इसमें 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। लेकिन हमें टीजीटी के सिलेबस में जो अध्ययन करना है वह किराता जो नियम का एकमात्र प्रथम सर्ग ही रखा गया है। ठीक है, क्या है, किराता जो नियम का प्रथम सर्ग हमें अध्ययन करना है।
यदि कोई पूछता है किराता जूनियम में कितने सर्ग हैं तो आप क्या बताएंगे 18 सर्ग हैं। ठीक है मित्रों, तो किराता जूनियम यदि पूछता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे कि किराता जूनियम में 6 प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? 6 प्रत्यय है। हम आज ग्रंथ पे चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा करके फिर हम चलते हैं इसके लेखक की ओर, इसके कवि की ओर। तो इसमें कौन सा समास है? तो किरातश्च अर्जुनश्च, यानी कि द्वंद्व समास। कौन समास है? द्वंद्व समास है। प्रत्यय कौन सा है? 6 प्रत्यय है ना। तो अब चलते हैं इसके हम लेखक की ओर। बाकी हम इस पुस्तक के बारे में जानकारी आपको देंगे, लेकिन आज जो हम प्लान बनाए हैं, जो हम आपको बताने का मेरा मन है, वो है कि इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनके बारे में आपको अध्ययन कराएं। ठीक है मित्रों, तो किराता जूनियम, इसके लेखक कौन है पहले हमें ये जानना है। इसके लेखक कौन है पहले हमें ये जानना है। तो आप जानिए किराता जूनियम के जो लेखक हैं वह है महाकवि भारवी। कौन है? भारवी है। यानी अब आपको एक क्वेश्चन मिल गया, किराता जूनियम के लेखक कौन है, तो आपको पता हो कौन है? भारवी है। कोई डाउट इसमें? क्लियर हुआ? अब चलते हैं भारवी। यदि इनके लेखक भारवी हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अब पहली बात ये मित्रों है बात है कि हमारे जितने भी प्राचीन ऋषि, प्राचीन विद्वान हुए हैं, वो सब अपनी कोई प्रमाणित रूप से ये नहीं बताए हैं कि हमारा जन्म इस वर्ष में हुआ, इस स्थान पे हुआ और हमारे माता पिता ये थे। ऐसा कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है मित्रों, तो हम उनके ग्रंथों के आधार पे या अब के जो नवीन विद्वान हुए हैं उन विद्वानों के ही आधार पे हम उनके जन्म, मरण और उनके माता पिता, उनके जन्म स्थान और उनके कुछ खास बातों को हम ध्यान करते हैं। लेकिन जहाँ तक यह है, तो अगर कोई कह दे कि यह प्रमाणित है तो कहीं से कोई प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो विद्वान खुद थे वो खुद कुछ नहीं लिख के गए। हम कहाँ पे जन्म लिए, कहाँ पे मरे, कैसे क्या हुआ मेरा, कहीं कोई किसी का भी नहीं मिलता। जो हमारे अब नवीन लेखक, विद्वान, कवि इत्यादि जो लोग हो रहे हैं, अब वो पहले क्या करते हैं? अपना जन्म, मरण, अपना नाम ही प्रमाणित करते हैं, बताते हैं। ठीक मित्रों, तो हम जो भी दे रहे हैं एक प्रमाण के ही आधार पे दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भारवी थे इनका यदि पूछता है जन्म कहाँ हुआ था, क्या पूछता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जो एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान बताया जाता है, क्या? दक्षिण भारत के कहाँ पे? नासिक प्रदेश में। कहाँ पे? दक्षिण भारत के कहाँ बताया था? नासिक प्रदेश के अचलपुर नामक गांव बताया जाता है। तो मित्रों इनका जो जन्म बताया जाता है कहाँ पे? दक्षिण भारत के नासिक प्रदेश में। दक्षिण भारत के नासिक प्रदेश में अचलपुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे? ठीक है, अचलपुर नामक गांव में हुआ था। तो अब देखिए यह क्या हुआ, कोई विद्वान कहता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश में हुआ था ना। तो इनके एक पपौत्र थे। कौन थे? पपौत्र थे। उनकी रचना है क्या? अवंति सुंदरी कथा। क्या उनकी रचना है? अवंति सुंदरी कथा। उन्होंने कहा कि इनका जो जन्म हुआ था वो धारा नगरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका एक और हमें मिलता है क्या? इनका जो जन्म कहाँ मिलता है? धारा
नगरी यदि पुस्तक ये किनके अनुसार माना जाता है तो आप सीधे लिखेंगे अवंती सुंदरी कथा। किसके अनुसार? अवंती सुंदरी कथा हमें बताती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? धारा नगरी में हुआ था। और हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एन.सी. चटर्जी के अनुसार, किसी अनुसार? एन.सी. चटर्जी के अनुसार इनका जन्म स्थान कहाँ बताया जाता है? तो त्रावणकोर, कहाँ पे? त्रावणकोर में इनका जन्मस्थान बताया जाता है। किसके अनुसार? एन.सी. चटर्जी मित्रों। तो अब देखिए इनके जन्म के ही बारे में हमें 3 बातें देखने को मिली कि इनका जन्म तो काफ़ी विद्वान यही बताते हैं कि जो इनका जन्म था वो दक्षिण भारत के नासिक प्रदेश में के अचलपुर नामक गांव में हुआ था। लेकिन अवंती सुंदरी कथा देखी गई तो उसके अनुसार इनका जो जन्म हुआ था वो धारा नगरी में हुआ था। और जो हमारे एग्जामों में ज़्यादा, हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एन.सी. चटर्जी के अनुसार, एन.सी. चटर्जी के अनुसार भारवी का जन्म कहाँ माना जाता है? तो आप बताएं कहाँ पे? त्रावणकोर में। ठीक मित्रों, ये क्या है? इनका जन्म हुआ। ठीक है, ठीक है मित्रों। चलना इनके जन्म कब हुआ अब इस पे बात करते हैं हम। कोई किसी दिक्कत नहीं है ना? चलिए हम आपको एक एक टॉपिक देख के दिखाते हुए आपको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, जिससे आपको ये टॉपिक क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए कि भारवी कब, कहाँ और कैसे पैदा हुए थे। तो अब पूछता है इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ, पता हो गया। कब जन्म कब हुआ था? तो हमने अभी आपको बताया कि वो सब विद्वान जो प्राचीन कवि लोग थे, ऋषि लोग थे, वो अपनी कोई जन्म कुंडली नहीं बताए थे, यानी कि अपने जन्म मृत्यु के बारे में कोई प्रमाण नहीं दिए थे। तो विद्वानों ने उनकी रचनाओं के आधार पे, विद्वानों ने उनकी रचनाओं के आधार पे अनुमान लगा लिए कि ये लगभग यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही रहे होंगे। तो उसी प्रकार से भारवी को भी बताया जाता है कि ये 560 से लेकर 550 से लेके 650 ईस्वी के आसपास इनका जन्म बताया जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था तो कब हुआ था? तो बताया जाता है 550 ईस्वी से 650 ईस्वी के मध्य। यदि इसी को कहा जाए तो कहा जाता है क्या? छठी शताब्दी के उत्तरार्ध से लेके 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक माना जाता है। ठीक मित्रों, यदि कहा जाए इनका जन्म कब हुआ था तो आप इतना याद रखिए कि 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध से 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ये इनका समय माना जाता है। यदि आपको डेट याद रखना हो तो 550 से 650 ईस्वी के मध्य, ईस्वी के मध्य। ठीक है मित्रों, ये हो गया भारवी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप जान गए कहाँ, क्या बताया गया? दक्षिण भारत के नासिक प्रदेश में। ठीक है, विद्वान कुछ लोग मानते हैं
यदि हम अवंत सुंदरी कथा की बात माने तो कहते हैं उसके अनुसार कहाँ हुआ था, धारा नगरी में हुआ था। और यदि हम यंसी चटर्जी की बात माने तो उनके अनुसार इनका जो जन्म था वो ट्रावणकोर में हुआ था। तो अब फिर बात आई कब हुआ था, तो जब कब वाली बात आई कब हुआ था, तब उसके लिए बताया गया कि 550 ईस्वी से 650 ईस्वी के मध्य, यानी 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्य ही उनका जन्म हुआ था। ठीक है मित्रों, चलें अब चलते हैं जो इनका जन्म कब कहाँ पता हो गया, तो इनके माता पिता कौन थे, अब इसी बात करते हैं। तो इनके पिता कौन थे, इनके पिता का यदि नाम पूछा जाए तो इनके पिता का नाम श्रीधर, क्या नाम था, श्रीधर एक हो गया। यदि दूसरी बात की जाए तो इनके पिता का नाम नारायण स्वामी मिलता है। क्या मिलता है मित्रों, नारायण स्वामी मिलता है, लेकिन ये किसके अनुसार है, वही फिर से क्या, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार। किसके अनुसार मित्रों, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है, श्रीधर। लेकिन यदि पूछता है कि अवंत सुंदरी कथा के अनुसार, अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का नाम क्या था, तो आप मित्रों नारायण स्वामी बताएंगे, श्रीधर तब नहीं बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब फिर इसके आता है, फिर इसके बाद इनके माता का नाम क्या है, तो आप बताएंगे, माता का नाम पूछता क्या बताएंगे आप, सुशीला देवी। क्या नाम था माता का नाम, सुशीला देवी। ठीक है मित्रों, कितना क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं हम आगे और अब इनके जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, इतना पता हो गया। तो अब एक बात और आती है कि इनकी पत्नी क्या नाम था। इनकी पत्नी का यदि नाम पूछता है तो आप क्या बताएंगे, रसिकवती, रसिकवती, या इसी को रसिका के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से, रसिका के नाम से भी। ठीक है, और इनकी पत्नी हो गई तो मैं पूछता हूँ कि पुत्र का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे, इनके पुत्र का नाम क्या था, मनोरथ था। क्या नाम था, इनके पुत्र का नाम क्या था, मनोरथ। ठीक है मित्रों, फिर अब देखिए कितना हो गया हमारा, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, पिता कौन थी, माता कौन थी, पत्नी कौन थी, पुत्र कौन था ना। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछता हमारे एग्जाम में, दो हम कई बार देखे हैं ना, यूपी पीजीटी में टीजीटी में सही, किसी अन्य एग्जामों में भी कई बार पूछा है कि भारवी का अन्य नाम क्या है, या भारवी के बचपन का नाम क्या है। तो ये कई बार पूछा गया है क्या, कि भारवी के बचपन का नाम क्या है। तो आप जानते रहिए कि भारवी के बचपन का नाम क्या था, दामोदर था। क्या नाम था मित्रों, दामोदर नाम था। क्या नाम था, दामोदर। यदि पूछते हैं इनका मूल नाम क्या है या प्राचीन नाम, इनका पहला नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे,
दामोदर नाम था मित्रों। ठीक है, इनका क्या नाम था? दामोदर नाम था। अब चलते हैं हम, ये किस संप्रदाय के थे? कहाँ चलते हैं, ये किस संप्रदाय के थे? तो आपको बता दें, इनका जो संप्रदाय था, इनका संप्रदाय था मित्रों, वह कौन था? शैव संप्रदाय था। क्या था? शैव संप्रदाय था। ठीक है, अब देखिए, और इन्हें एक उपाधि मिली थी, इन्हें एक उपाधि मिली थी। हम आपको उपाधि यही दिखा देते हैं। क्या? ये उपाधि कौन सी थी? आतपत्र। क्या उपाधि इनकी? आतपत्र क्या थी इनकी? ठीक है, इनकी उपाधि क्या थी? आतपत्र भारवी। यदि ये पूछे कि इनको ये उपाधि कहाँ से मिली ना, यदि पूछे कि इनको यह उपाधि कहाँ से मिली, कैसे मिली, तो आप बताइएगा कि इनका जो ये ग्रंथ है कौन? किरातार्जुनीयम, उसके 5वें सर्ग के 39वें श्लोक में इन्होंने एक आतपत्र यानी सोने के पत्र की या सोने के छाता की बात की है। उसी के कारण विद्वानों ने इनका नाम आतपत्र कह दिया और इनकी फिर क्या हो गई? यही उपाधि हो गई। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ कि इनकी आतपत्र उपाधि कहाँ से इन्हें प्राप्त हुआ? तो इन्हीं का जो ग्रंथ है किरातार्जुनीयम के 5वां जो सर्ग है, उस सर्ग के 39वां जो श्लोक है, उस श्लोक में क्या किया इन्होंने? स्वर्णमयी छाते की बात की है, कनकमयी आतपत्र की बात की है। इसीलिए उनको विद्वानों ने उसमें इतना मधुर बात कही गई कि इनको क्या हो गई है? उपाधि ही हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ? अब चलते हैं हम कहाँ पे? क्लियर हो गया हमारा ना? ये मित्रों आपको सब याद भी करने हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। यदि पूछे कि ये किसके दरबारी कवि थे, क्या पूछे कि ये किसके दरबारी कवि थे? या किसके दरबार में ये रहते थे? तो जो सबसे प्रसिद्ध, जो सबसे अधिक जाना जाता है वह कौन है? विष्णुवर्धन। कौन है मित्रों? विष्णुवर्धन। यानी क्या कि विष्णुवर्धन जो राजा था हमारे इतिहास में, आप जानते होंगे, उस राजा के यहाँ क्या थे? ये दरबारी कवि थे ना। अब कुछ विद्वान बताते हैं कि विष्णुवर्धन के यहाँ थे, और कुछ बताते हैं कि राजा जो दुर्विनीत हुए थे, कौन? राजा दुर्विनीत जो हुए थे, उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, तो सब विद्वानों में अपना अपना मत है, लेकिन जो सबसे अधिक माना जाने वाला मत है वह क्या है? भारवी किसके यहाँ थे? विष्णुवर्धन के यहाँ। ठीक है, बाकी और जो मत है आपको बता देते हैं। कोई कहता है कि ये विष्णुवर्धन के यहाँ तो थे ही, और किसी विद्वानों का मत है कहाँ थे? ये सिंह विष्णु के यहाँ। कहाँ थे? सिंह विष्णु के यहाँ। कुछ विद्वानों का मत है कि ये राजा सिंह विष्णु के यहाँ
रहते थे। और फिर कुछ का मत है कहाँ पे रहते थे? राजा दुर्गनीत के यहाँ। राजा दुर्विनीत के यहाँ। और कुछ विद्वानों का मत है कि ये महेंद्र विक्रम किसके यहाँ? राजा महेंद्र विक्रम के यहाँ भी दरबार में थे। तो कुल मिलाकर के ये सब क्या है? विद्वानों में मतभेद है। लेकिन आप इतना जानते रहिए, यदि आप एग्जाम में पूछता है कि भारवी किसके दरबारी कवि थे या ना, तो आप क्या बताएंगे? विष्णुवर्धन के। सबसे ज़्यादा माने जाने वाला कोई मत है तो वह कौन सा है? विष्णुवर्धन वाला। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो मित्रों हमारा क्या क्या हो गया? भारवी जन्म कहाँ लिए थे, कब लिए थे, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, इनकी पत्नी कौन थी, इनका पुत्र कौन था ना, ये किस संप्रदाय के थे और इनकी उपाधि क्या थी और ये किसके दरबार में रहा करते थे। हम आपको इतनी सी जानकारी प्रदान कर चुके हैं और जो शेष है अब आपको हम बताने चल रहे हैं। इनकी प्रसिद्धि क्यों ज़्यादा थी? भारवी की प्रसिद्धि ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि ये अपने अर्थ गौरव के लिए, किस लिए? अपने अर्थ गौरव के लिए क्या होते थे? बहुत ही जाने जाते थे। यानी भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए बहुत ही विख्यात हैं। ठीक है, इनकी प्रसिद्धि पूछते क्यों प्रसिद्धि इनकी है, तो किसे बताएंगे आप? अपने अर्थ गौरव के लिए इनकी बहुत ही प्रसिद्धि है। ठीक है मित्रों, और फिर यदि देखा जाए तो इनकी जो वाणी थी, क्या थी? इनकी जो वाणी थी वो क्या थी? प्रकृति मधुरा थी। क्या थी? प्रकृति मधुरा थी। और कौन बताया इसको? यानी श्रीधर दास ने इनकी वाणी को क्या कहा? प्रकृति मधुरा कहा। यदि पूछता है कि प्रकृति मधुरा भारवी की वाणी को कौन कहते हैं, तो आप बताएंगे क्या? श्रीधर दास। क्या कहा गया? कि श्रीधर दास ने इन भारवी की वाणी को क्या बताए? प्रकृति मधुरा। ठीक है, फिर यदि और देखा जाए और इनके जो क्षमता मित्रों, इनके जो अर्थ हैं क्या है? यानी कि इनके जो अर्थ होता है ना, वो कैसा होता है? वह नारकेल के फल के समान होता है। ठीक है, किसके समान होता है? नारकेल के फल के समान। जिनका अर्थ होता है वो कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि नारिकेल फल के समान इनका जो अर्थ होता है वो होता है। अब ये नारकेल फल क्या होता है? ये नारकेल फल क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा गांव में एक नारियल होता है, देखा है नहीं आप लोग? हाँ देखा है ना। जो नारियल होता है आप उसको ऊपर से देखेंगे तो उसमें क्या होती है? जटाएं लगी रहती हैं। क्या? जटाएं लगी रहती हैं। उस जटाओं को निकालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है नहीं? यानी कि इनकी जो शब्द होते हैं, जो भाव होते हैं, उसको ऊपर से क्या होता है? निकालने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन जब हम नारियल को
क्या कर देते हैं, छील के जो उसके ऊपर वाला पार्ट को तोड़ देते हैं, यानी कि फोड़ देते हैं। तो जो नीचे उसका जो रस होता है, जो नीचे उसका फल होता है, वह जितना कि ऊपर कठोर था उतना ही वो मधुर होता है, उतना क्या होता है, वो सरल होता है। ऐसे ही इनकी जो वाणी है, जो इनका अर्थ होता है, वह इसी प्रकार से ऊपर से देखने में बहुत ही नवीन नवीन शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि समझने में क्या होते हैं, बहुत ही गूढ़ लगते हैं। लेकिन सच्चाई बात क्या है कि जब आप उन शब्दों को पढ़ेंगे, उसके भाव को समझेंगे, उसके अर्थ तक समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि ये बात क्यों कही गई, यानी इसका अर्थ ये है। ठीक है, क्या समझेंगे कि इसका अर्थ ये है। ठीक है मित्रों, तो हमने कहा क्या कि इनकी जो वाणी है उसे नारियल का फल कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि नारियल का फल जैसे ऊपर से कठोर नीचे से मधुर होता है, वैसे ही इनकी जो भाषा होती है वह ऊपर से क्या होती है, बहुत ही जटिल लगती है, लेकिन नीचे से उतना क्या होती है, वो मधुर होती है। ठीक है, तो इनकी वाणी क्या कहता था, नारिकेल फल कहा जाता था। यदि पूछा जाए कौन कहा है, तो आप जानते रहिए कि मल्लिनाथ ने। कौन? यानी कि जो विद्वान मल्लिनाथ हुए थे, इन्होंने क्या कहा, इनकी वाणी को नारिकेल फल कहा। ठीक है, तो मित्रों ये था हमारा आज का भारवी पर। किराता जी ने जो लेखक कौन है, भारवी हैं। हमने उनके बारे में कुछ खास पॉइंटों को आपको बताया, समझाया ना, कि उनका जन्म कब हुआ था। एक बार हम आपको पूरा मुझवानी बताने का प्रयास करते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। तो आप बताएंगे कि 550 ईस्वी से लेकर के 650 ईस्वी के मध्य उनका समय माना जाता है। यदि शब्दों में कहा जाए तो छठी शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक उनका समय क्या होता है, माना जाता है। और यदि पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, वही कि दक्षिण भारत के कहाँ पे, नासिक प्रदेश के आंचलपुर नामक गांव में हुआ था। ये तो क्या था, विद्वानों का मत था। और फिर यदि अवंत सुंदरी कथा की बात माने तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, धारा नगरी में हुआ था। मित्रों ये भी पूछता है कभी कभी कि अवंत सुंदरी कथा के अनुसार, क्या पूछता है, अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारवी का जन्म कहाँ माना जाता है। क्या पूछता है कि अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारवी का जन्म कहाँ माना जाता है, तो आप कहाँ बताएंगे, धारा नगरी में। ठीक है, फिर आगे था कि एक और विद्वान वहाँ थे, कौन, एन.सी. चटर्जी। कौन थे, एन.सी. चटर्जी। इन्होंने कहा कि भारवी का जन्म कहाँ हुआ था, ट्रावणकोर में हुआ था। कहाँ हुआ था, ट्रावणकोर में हुआ था। ठीक है, फिर अब इनके जब आते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये पता हो गया। इनके पिता कौन थे, तो जब इनके पिता बात आती है तो साधारण सी बात, इनके पिता कौन थे, श्रीधर। कौन थे, श्रीधर। यदि पूछता कि अवंत सुंदरी कथा के अनुसार, अवंत सुंदरी कथा के अनुसार इनके पिता क्या नाम था, तो आप क्या बताएंगे, नारायण स्वामी। क्या बताएंगे, नारायण स्वामी। ठीक है, फिर इनकी माता कौन थी, सुशीला। इनकी माता कौन थी, सुशीला थी। अब फिर इनकी पत्नी कौन थी, इनकी पत्नी कौन थी, तो आप बताएंगे रसिकवती या रसिका इनकी पत्नी थी। फिर आगे यदि पूछता है कि इनके पुत्र का नाम क्या है, भारवी के पुत्र का नाम क्या है, तो आप बताएंगे क्या है, मनोरथ। क्या नाम था, मनोरथ। ठीक है, क्लियर हुआ रहा ना। फिर जब आगे आएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा आपको, इनकी जो ये भारवी हैं, कि इनका भारवी पहले से ही नाम था या इनका मूल नाम कुछ और था। जी हाँ, इनका मूल नाम कुछ और था। क्या था, दामोदर। क्या नाम था इनका मूल नाम, दामोदर नाम था। ठीक है, और फिर इनको
ये किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो आप बताएंगे कि ये शैव संप्रदाय को मानने वाले थे। ठीक है, फिर इनका संप्रदाय कौन था? शैव था। यदि पूछा जाए कि ये किसके राजा दरबारी कवि थे, किसके दरबारी कवि थे, तो वहाँ पे 3-4 बातें या 3-4 विद्वानों का मत मिलते हैं। पहला एक जो सबसे प्रसिद्ध है कि भारवी विष्णुवर्धन के दरबार में रहते थे। यह बहुत ही प्रसिद्ध और कई जगह सही भी माना जाता है, यही सही माना ही जाता है। फिर बाकी और लोग विद्वानों का मत है कि ये राजा दुर्विनीत के यहाँ रहते थे। कोई कहता है, जो ये बताते हैं कि ये राजा दुर्विनीत के यहाँ रहते थे, उनका कथन ये है कि ये इनकी जो रचना है किरातार्जुनियम, उस पर ये 15वां सर्ग जो इनका है, क्या किरातार्जुनियम का जो 15वां सर्ग है, उस सर्ग पे राजा दुर्विनीत ने एक टीका लिखी है। क्या लिखी है? टीका लिखी है। इस कारण से कहा जाता है कि ये राजा दुर्विनीत के दरबारी कवि रहे होंगे। ठीक है, फिर कोई कहता है कि ये किसके थे? सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। किसके? सिंह विष्णु के। ठीक है, तो इस प्रकार से कई विभिन्न मत हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि पूछा सबसे अधिक सर्वमत कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि भारवी विष्णुवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है मित्रों, फिर इनकी उपाधि क्या थी? तो आपने बताया क्या? आतपत्र भारवी इनकी क्या थी? उपाधि थी। आतपत्र भारवी क्या थी? इनकी उपाधि थी। और इनकी वाणी को प्रकृति मधुरा किसने कहा है? आप बताएंगे श्रीधर दास ने। ठीक है, और इनकी वाणी को ही नारकेल फल कहा जाता है। कौन कहा है? तो मल्लिनाथ ने इनकी वाणी को क्या कहा है? नारकेल फल कहा है। ठीक है मित्रों, तो और एक बात कहा जाता है कि जो दंडी थे, कौन थे? आपके कवि मिलेंगे कौन? दंडी, जिनकी क्या रचना है? ये अवंति सुंदरी कहता है जिनकी रचना है ना। जो वो थे, कहा जाता है कि भारवी के क्या थे? वो प्रपौत्र थे। क्या थे? प्रपौत्र थे। यानी क्या? भारवी के जो पुत्र हुए कौन? मनोरथ। कौन हुए? भारवी के जो पुत्र हुए कौन हुए थे? मनोरथ हुए थे। आइए थोड़ा दिखाते हैं आपको उसको भी। क्या? जो भारवी के पुत्र कौन थे? मनोरथ थे। ठीक है, और मनोरथ जो पुत्र हुए कौन हुए थे? जो मनोरथ पुत्र कौन हुए थे? वो वीरदत्त। और कौन हुए थे? वीरदत्त। और इनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था उसका? गौरी। और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो कौन था? दंडी। ठीक मित्रों, तो ऐसे जानिए कि जो आपका पुत्र होगा, जो आपका पुत्र होगा, वो आपके बाबा का क्या होगा? प्रपौत्र होगा। क्या होगा? प्रपौत्र होगा। ठीक है, तो भारवी के पुत्र मनोरथ, मनोरथ के पुत्र वीरदत्त, और वीरदत्त के पुत्र दंडी, यानी ये इनका बेटा, ये इनका नाती, एक क्या हो गया? प्रपौत्र हुआ। ठीक है, क्या हुआ? प्रपौत्र हुआ। यानी कहा जाता है जो दंडी थे वो क्या थे? भारवी के प्रपौत्र थे। यदि दंडी भारवी के प्रपौत्र थे, तो दंडी के भारवी कौन थे? भारवी के दंडी प्रपौत्र थे। तो भारवी दंडी के कौन थे? प्रपितामह। क्या थे? पितामह। ठीक मित्रों, तो ये था हमारा क्या? महाकवि भारवी के बारे में संक्षिप्त जानकारी, या कहा जाए तो छोटी सी भूमिका
कवि के बारे में। बाकी हम अब आपको कल से जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपको क्या बताएंगे, इनकी ग्रंथ के बारे में, यानी कि किराता जूनियम के बारे में कुछ खास पॉइंटों पर बात करके हम आपको कल से मूल ग्रंथ का अध्ययन कराएंगे। ठीक है मित्रों, नमस्कार मित्रों।